So hello students, welcome to IFS and let's see कि what is UGC नेट एंड UGC नेट JRF एंड उसके रिलेटेड सारे डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। ये एग्जाम क्या है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम UGC नेट के बारे में बात करेंगे तो पहले देखते हैं कि UGC नेट एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जिसको शॉर्ट में NET या फिर नेट एग्जाम भी बोला जाता है इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो UGC के बिहाफ में इसको कंडक्ट किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप और बोथ। तो यहाँ पे आप आइदर क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप आइदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो JRF के लिए दैट इज योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जो कि आपका PhD जिसको माना जाता है। ठीक है, PhD के लिए या फिर बोथ के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई करते हो तो दैट्स ओनली वन, बट अगर आप JRF के लिए क्वालिफाई करते हो तो JRF ऑल्सो इंक्लूड्स योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइदर फॉर दिस वन या फिर फॉर दिस वन। ठीक है, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन आप इंडियन कॉलेजेस में या फिर आपका यूनिवर्सिटीज में आप किसके लिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या किसके बारे में, आपका एग्जाम के बारे में देखते हैं कि ये एग्जाम आपका कब कब वहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाता है। आज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि एक जून सेशन में एक एग्जाम होता है इसका। ठीक है, इसका जो नॉर्मल एक सेशन रहता है किसका, आपका UGC नेट एग्जाम का, ये आपका 6 मंथ में एक बार होता है। तो एक साल में 2 बार के हिसाब से आपका फर्स्ट 6 मंथ के लिए आपका जून सेशन में एग्जाम होता है एंड नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका दिसंबर सेशन में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि और क्या डिटेल्स यहाँ पे। एंड अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में ही होता है। ठीक है, पहले ये थोड़ा ऑफलाइन मोड में होता था जब इस एग्जाम को CBSE कंडक्ट करवाता था, लेकिन अभी आपका NTA दैट इज योर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है एंड ये आपका प्योरली ऑनलाइन बेसिस पे होता है, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होता है। ठीक है, देन आपका अगर हम यहाँ पे हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो देखो पैटर्न क्या होता है, दैट मीन्स इस एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं। ठीक है, एंड उन पेपर्स में कितने मार्क्स आते हैं, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे अगर हम इनके पेपर्स के बारे में बात करेंगे तो 2 ही पेपर है। ठीक है, एक आपका पेपर 1 और दूसरा है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं एंड ईच क्वेश्चन का 2 मार्क रहता है, तो इसके हिसाब से टोटल मार्क आपका 100 हो गए। एंड अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी वही 2 मार्क के हिसाब से रहता है एंड इसके हिसाब से इसका टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं। किसका, आपका पेपर 1 का 100 एंड आपका पेपर 2 का 200। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम पेपर 1 एंड पेपर 2 इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स पेपर 1 किसके रिगार्डिंग होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं, कौन से सेक्शन से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड सेम फॉर द पेपर 2 ऑल्सो वी विल डिस्कस। तो पेपर 1 के बारे में बात करते हैं पहले। एंड पेपर 1 में आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, जैसे आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया एंड योर टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका हायर एजुकेशन, ये से बहुत सारे यूनिट्स हैं। टोटल आपका 10 यूनिट्स है दोनों में, आपका पेपर 1 में भी आपका 10 यूनिट्स एंड आपका पेपर 2 में भी आपके पास 10 यूनिट्स होता है। तो ये जो पेपर 1 रहता है ये आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर रहता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा UGC नेट ऑलमोस्ट आपका 90 सब्जेक्ट्स पे कंडक्ट किया जाता है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है वो आपका कॉमन रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के पीपल वहाँ पे रहते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे इस एग्जाम को देते हैं, तो उसकी वजह से आपको आगे, जैसे कि इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आगे आपको जाके वही टीचिंग ही करना है या फिर आपको रिसर्च करना है, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आगे आपका जो भी चीज़ बहुत रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, पीपल एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, आपका ICT हो गया एंड सो ऑन। एंड देन अगर हम यहाँ पे पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो पेपर 2 आपका प्योरली सब्जेक्ट बेसिस होता है, दैट मीन्स आपका मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में है, तो मान लो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है, तो आपका मास्टर्स कंप्यूटर साइंस है, तो इसीलिए आप पेपर 2 पूरा जो 100 मार्क का 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर 2 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपका कंप्यूटर साइंस से ही होंगे। ठीक है, या फिर मान लो आप यहाँ पे मैनेजमेंट से हो,
आपका पूरा पेपर 2 आपका मैनेजमेंट से होगा, आप यहाँ पे इंग्लिश से हो, आपका पूरा पेपर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा, ठीक है। एंड इन दोनों पेपर को देने के लिए आपके पास टोटल 3 घंटे रहते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे पेपर के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो पेपर 1 के लिए आपके पास 1 घंटा रहता है, ठीक है, एंड पेपर 2 के लिए आपके पास 2 घंटा रहता है, ठीक है। तो पहले पेपर 1 एंड पेपर 2 थोड़ा गैप में कंडक्ट किया जाता था, दैट मीन्स पेपर 1 पहले 1 घंटा होता था, देन 30 मिनट्स के बाद आपका पेपर 2 कंडक्ट होता था। लेकिन अभी जब इसको ऑनलाइन मोड में किया गया है, उसके बाद आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला के 3 घंटे में 3 घंटे कर दिया गया है। एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो दैट मीन्स क्या, आप जब एक बार एग्जाम हॉल में एंट्री हो जाओगे, तो जब तक अनलेस एंड अनटिल आपका एग्जाम ओवर नहीं होता है, एग्जाम टाइम आपका ओवर नहीं होता है, तो आप एग्जाम हॉल छोड़ के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका पेपर्स के बारे में। तो और क्या डिटेल से देखते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट मीन्स इस एग्जाम को देने के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पे अगर हम जनरल या फिर ऑन रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, या फिर EWS कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे उनके लिए उनका मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, ठीक है, जो कि बहुत ही मिनिमल मार्क है। तो मिनिमम अगर आपका 55% मार्क है किसमें, आपका मास्टर्स में, तो यू कैन इजीली अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। देन अगर हम अदर कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए और भी रिलैक्सेशन है। कैसे, तो देखो बाकी के जो भी कैटेगरीज, जैसे आपका OBC हो गया, आपका SC ST हो गया, ठीक है, या फिर आपका PWD हो गया, तो इनके लिए आपका और भी 5% का छूट है। दैट मीन्स आपका 50% मार्क अगर वो रखते हैं किसमें, आपका मास्टर्स में, तो ये एग्जाम वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना अच्छा है, 55 फॉर योर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर योर अदर कैटेगरी, जो भी आपका रिमेनिंग कैटेगरीज रहते हैं, ठीक है। देन क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट मीन्स आप कब इस एग्जाम को दे सकते हो, आपका मास्टर्स खत्म होने के बाद या फिर उससे पहले। देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये भी आपका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अगर हम यहाँ पे UGC नेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो कैसा है, दैट मीन्स क्या कि अगर मान लो आपका मास्टर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आप मान लो यहाँ पे MSc कर रहे हो, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, या फिर आप अभी सेकंड ईयर में हो, बट स्टिल यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि आपका अगर खत्म हो गया है दैट्स ओके, अगर नहीं हुआ है फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो तो उसका कोई भी एक लिमिट नहीं होता कि 5 साल के अंदर ही आपको भरना होता है, नहीं तो वो कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम JRF के बारे में बात करेंगे, तो आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, आपको जब आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसमें से आपका 2 साल के अंदर, 2 ईयर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं एनरोल करवाना होता है, नहीं तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो मान लो अगर आप अभी भी फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, तो मान लो आपका क्वालिफाई हो गया, बट स्टिल विद इन 2 ईयर आपका मास्टर तो कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे एनरोल करवा सकते हो। तो इसीलिए आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप इसको दे सकते हो, सेकेंड ईयर में हो तब भी दे सकते हो, एंड अगर आपका एग्जाम हो गया तो और भी अच्छी बात है, आप इसको बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, दिस वाज ऑल अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड यहाँ पे अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, तो एज यू कैन सी यहाँ पे फॉर JRF, ओनली फॉर JRF यहाँ पे आपके लिए एज लिमिट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर JRF नॉट मोर देन 31 ईयर आज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन व्हिच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ठीक है। तो जिस साल आपका एग्जाम हो रहा है, तो उस साल का 1 जनवरी में आपको 31 ईयर होना चाहिए, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 31 ईयर। 31 ईयर से अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये था किसके बारे में, ये आपका जनरल कैटेगरी के बारे में। एंड अगर हम बाकी के कैटेगरी के बारे में देखेंगे, दैट मीन्स योर OBC SC ST PWD थर्ड जेंडर, इनको और भी 5 साल का यहाँ पे दिया जा रहा है, 5 साल का छूट दिया जा रहा है। दैट मीन्स आपका क्या 31 + 5 दैट इज योर 36 ईयर। तो इनका अगर एज 36 ईयर से कम है, जिस महीने में उनका एग्जाम हो रहा है उसी साल का फर्स्ट डे में, ठीक है, अगर उनका एज 36 ईयर से कम है तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर एज लिमिट फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। एंड मैंने बोला था कि फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो आपको कितना भी साल हो, आपको 25 साल आप दे सकते हो, आपको 30 साल आप दे सकते हो, आपको 40 35 45 आप कभी भी
इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। किसके लिए? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीआरएफ के बारे में बात करेंगे जो पीएचडी के लिए दिया जाता है, तो पीएचडी के लिए आपको रखा गया है जनरल के लिए 31 एंड बाकी कैटेगरी के लिए आपका 36 ईयर्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूजीसी नेट एग्जाम। दैट मींस यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ऐसे ही कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।